आने की ओर। दोस्तों, आखिर क्यों एक के बाद एक 7 जेसीबी साइट पर आते ही बंद पड़ जाते थे? आखिर स्थानीय गांव वालों को जबरन इस साइट से क्यों दूर रखा गया था? और साथ ही रात होते ही सोते हुए लोग क्यों फड़फड़ाने लगते थे? तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर, जिसे हमारे साथ शेयर की है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के जयरामपुर गांव में रहने वाले बिट्टू जी ने। दोस्तों, ये घटना उन दिनों की है जब मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दुगनी कीमत देकर मुझे अपने साइट पर बुलाया। ये दूर दराज का इलाका था जहां सिर्फ जंगल ही जंगल था। दरअसल इस जंगल में एक अंग्रेजों के वक्त के एक टनल बना हुआ था जो पूरी तरह से बंद था, जिसे खोलकर फिर से इस टनल को बहाल करना था। और जब मैं साइट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ कंपनी के आला अफसर ही थे, कोई भी मजदूर या फिर दूसरे कर्मचारी नहीं थे। जबकि इस साइट को शुरू हुए 1 महीना से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। फिर जब मेरी मुलाकात साइट के इंचार्ज सुधीर दुग्गल जी से हुई तो उन्होंने काम समझाते हुए बताया कि शाम के 4 बजे तक ही काम होगा। 4 बजे के बाद साइट से 3 किलोमीटर दूर बने टेंट हाउस में आपको बाकी लोगों के साथ चले जाना है और सूरज ढलने के बाद अपने बिस्तर से उठने की कोशिश भी नहीं करना, चाहे जो हो जाए। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर अभी ज़्यादा सवाल जवाब करने से मेरी ही दिक्कत बढ़ जाती। लिहाजा मैंने सिर्फ ठीक है साहब बोलकर हामी भर दी। फिर एक गाड़ी से मुझे 3 किलोमीटर दूर एक टेंट में छोड़ा गया जहाँ और भी कई लोग थे। जल्द ही कुछ लोगों से जान पहचान भी हो गई और उन्हीं कुछ लोगों में से एक था नवनीत, जो इस साइट पर शुरुआत से था। पर नवनीत से कोई सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सभी को लगता था कि नवनीत सही बंदा नहीं है। दरअसल नवनीत के 2 साथी जो उसके साथ ही आए थे, वो दोनों साइट पर मारे गए और मरते वक्त वो दोनों नवनीत का ही नाम ले रहे थे और वहीं नवनीत उन्हें देखकर मुस्कुराए जा रहा था। ये बात तो मुझे भी बुरी लगी, पर जब मेरी बात नवनीत से हुई तो मुझे वो बंदा बड़ा ही समझदार मालूम पड़ा। और साथ ही जब मैंने उसे बताया कि कैंप के बाकी के लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा पाले बैठे हैं, तो वो मेरी इस बात पर मुस्कुराने लगा और फिर कुछ देर के बाद बोला, मुझे पता है, पर इन बेचारों को अभी हकीकत नहीं मालूम। फिर जब इस पर मैंने सवाल करते हुए पूछा, हकीकत? कैसी हकीकत? तो इस पर नवनीत बोला, मेरे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि जब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे तो भी यकीन नहीं होगा। यह बोलकर नवनीत चुप हो गया। वहीं मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। उसी रात जब मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था तो अचानक मेरी आंख खुल गई और आंख के खुलते ही जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरी चीख निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि एक बिना सिर वाली काली बकरी मेरे सामने खड़ी है, जो कि चल फिर रही थी। अभी मैं डर से थरथरा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस कैंप के सारे लोग अचानक से फड़फड़ाने लगे हैं, मानो उनकी सांसें उखड़ रही हों। देखते ही देखते वहां पर डर का माहौल इस कदर फैल गया कि अब मुझे कुछ सोच भी नहीं रहा था और डर के मारे मैं अपने बिस्तर से उठकर भाग खड़ा हुआ और अनजाने में मैं भागते हुए साइड पर पहुंच गया, जहां का नज़ारा देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने कैंप के बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। मेरी आंखों में जलन हो रही थी और साथ ही सर दर्द से फटा जा रहा था। अभी मैं अपना सिर पकड़े उठकर बैठा ही था कि तभी नवनीत मेरे पास आ गया और बोला, तुमने कल रात क्या देखा? उसके इतना कहते ही मेरा ध्यान रात वाली घटना पर गया, पर मुझे सिर्फ वो सरकटी बकरी, कैंप के लोगों का फड़फड़ाना और उस टनल तक जाने की बात याद आ रही थी। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं वापस से अपने कैंप के बिस्तर पर कैसे पहुंचा ये तलक मुझे याद नहीं आ रहा था। अभी मैं अपने दिमाग पर जोर दे ही रहा था कि तभी कंस्ट्रक्शन साइट से खबर आई कि हम लोगों को आज से टनल को खोलने का काम शुरू करना है। फिर इसके बाद हम सारे साइट पर पहुंचे, जहां हमें निर्देश मिला कि जब तक नई जेसीबी मशीन नहीं आ जाती हमें हाथ वाले औजार से ही काम शुरू करना होगा। फिर कुछ ही देर में काम भी शुरू हो गया और सभी उस टनल में जमी मिट्टी को खोदकर बाहर निकालने लगे। सभी अपने काम में ही लगे थे कि तभी वहां एकदम से अफरा तफरी मच गई और फिर देखते ही देखते सारे मजदूर एक दूसरे पर हमला करने लगे। पता नहीं अचानक ही मुझे भी गुस्सा आने लगा और फिर देखते ही देखते मैं भी आक्रामक हो गया। मेरे हाथ में जो भी लगता उसे मैं बहुत ही बुरी तरह मारता। उस वक्त हम में से कोई भी अपने आपे में नहीं था। फिर कुछ ही देर में हम सारे खून से लथपथ हो गए, पर शायद हम में से किसी को भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था।
इसलिए हम किसी वहशी दरिंदे की तरह एक दूसरे के साथ बर्ताव कर रहे थे। फिर इसी बीच जब मेरे सिर पे पीछे से किसी ने पत्थर मारा तो पत्थर के लगते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कुछ ही देर में मैं होश खो बैठा। फिर जब मैं होश में आया तो मैं जंगली झाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ था। मेरे पूरे शरीर पर गहरी चोट लगी हुई थी, जिस वजह से मैं उठ भी नहीं पा रहा था। ऊपर से अब रात भी हो चुकी थी और ऐसे में कोई मदद भी नहीं मिलने वाली थी। अभी मैं किसी मुर्दे की तरह वहीं पर पड़ा हुआ था कि मुझे फिर से वही बिना सिर वाली बकरी दिखी। उस बकरी के दिखते ही मेरे शरीर में कुछ अजीब सी हड़कंप हुए और मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया और उस बिना सिर वाली बकरी की तरफ दौड़ा। मेरे दौड़ते ही वो बकरी भी एकदम से दौड़ पड़ी। उस बकरी के पीछे डरते दौड़ते मैं फिर से उसी टनल के पास पहुंच गया और वहां पहुंचते ही जो मैंने देखा वो देखते ही मुझे याद आ गया कि पिछली रात मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ था। दरअसल मैंने देखा कि वो टनल जिसे खोलने के लिए हम सारे मजदूरों को लाया गया था वो खुला हुआ था। मतलब कि रात के वक्त ये टनल अपने आप ही खुल जाता है और जब मैं पिछली रात यहाँ पर आया था तब भी ये टनल खुला हुआ ही था। पर उस रात यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद थे जो इंसानी बलि दे रहे थे और जब उनमें से एक मेरी तरफ बढ़ा तभी मुझे कुछ हो गया था, जिसके बाद मुझे होश आया तो मैं कैंप के बिस्तर पर था पर अभी यहाँ पर कोई नहीं था। मैंने अपने आसपास बड़े ध्यान से देखा पर वहाँ पर वाकई में कोई नहीं था। फिर जब मैं उस टनल की तरफ बढ़ा तो उस टनल से कोई आता हुआ नजर आया। इससे पहले उसकी नज़र मेरे पर पड़ती कि मैं वहीं पर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। मैं अभी उस पेड़ की आड़ लिए उस टनल की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस टनल से जो बाहर आया उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। दरअसल जो उस टनल से बाहर आया था वो कोई और नहीं बल्कि नवनीत ही था। मतलब कि यहाँ के लोग नवनीत के बारे में जो कुछ कह रहे थे वो एकदम सच था। मैं अभी उस पेड़ के पीछे से नवनीत को ही देख रहा था कि तभी वो टनल फिर से अपने आप ही बंद हो गया और टनल के बंद होते ही नवनीत वहाँ से कैंप हाउस की तरफ चला गया और फिर मैं भी कुछ देर के बाद कैंप की तरफ चल पड़ा। अभी मैं कैंप की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब ज़रा रुको। उसके इतना कहते ही मैं एकदम से रुका और जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी लाल पगड़ी पहने हुए है। रात के उस पहर में आखिर ये कौन था जो उसने मेरे को रुकने के लिए कहा। अभी मैं उसकी ओर ही देख रहा था कि तभी वो लाल पगड़ी वाला आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, जिस वजह से मैं पीछे की तरफ जाने लगा। मुझे पीछे जाते देख वो आदमी बोला, भाई साहब डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। पर मुझे उस अनजान आदमी पर थोड़ा भी भरोसा नहीं हो रहा था। और पर जब उसने कहा, तुम गलती से भी इस वक्त नवनीत के पीछे नहीं चले जाना, नहीं तो तुम भी उसी दुनिया में पहुंच जाओगे जिस दुनिया का नवनीत है। उस लाल पगड़ी वाले के मुंह से नवनीत का नाम सुनते ही मैं वहीं पर रुक गया और उस आदमी से बोला, पर तुम हो कौन और तुम नवनीत के बारे में क्या जानते हो। इस पर उसने कहा, मेरा नाम किशोरी राव है और मैं केवट गाँव का मुखिया हूँ। अभी तुम मेरे साथ चलो, कहीं नवनीत की तुम पर नज़र पड़ गई तो आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। उस आदमी पर वैसे तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पर अब ये तो साफ था कि नवनीत बिल्कुल भी ठीक बंदा नहीं है। उस वक्त मैं सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे ही था, लिहाजा मैं उस लाल पगड़ी वाले के साथ जाने के लिए रेडी हो गया। और जब मैं उस लाल पगड़ी वाले के साथ उसके गांव केवट पहुंचा जो वहीं कुछ ही दूरी पर था, तो मैंने पाया कि गांव के नाम पर सिर्फ 10 से 15 घर हैं जो कि एक बड़े से गोल घेरे के लाइन में बने हुए हैं और बीच बीच में आग जल रही थी। अभी मैं अपने आसपास नजरें घुमा रहा था कि तभी एक घर से 2 लोग एक बूढ़े आदमी को सहारा देते हुए बाहर की तरफ लाए और वहीं पर बिछी हुई एक खटिया पर लिटा दिया। अभी मेरी नज़र खाट पर लेटे उसी बूढ़े आदमी पर थी कि तभी उस लाल पगड़ी वाले ने कहा, तुम्हें नवनीत को मारना पड़ेगा। उस लाल पगड़ी वाले के इतना कहते ही मेरे दिमागी चक्कर खा गया। तभी मैं चौंकते बोला, क्या क्या कहा आपने। फिर इस पर वो आदमी जवाब देते बोला, हाँ तुमने सही सुना, तुम्हें नवनीत को मारना पड़ेगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उस लाल पगड़ी वाले की बात सुनकर अब मुझे अंदाजा हो गया था कि मैंने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है यहाँ पर आकर। इससे पहले मैं आगे कुछ बोलता कि तभी उन लोगों ने मुझे पकड़कर एक पेड़ के साथ बांध दिया और पेड़ से बांधने के बाद उस लाल पगड़ी वाले ने कहा, देखो तुम अभी नहीं जानते कि तुम किस मुसीबत में फंस गए हो। अगर हमारा कहा तुमने नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है।
दोस्तों अब वो लाल पगड़ी वाला आदमी मुझे लगातार धमकाए जा रहा था। वहीं मैं इस फिराक में था कि कब कोई मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से फुर्र हो जाऊं। और फिर कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, आपने तो कुछ देर पहले कहा था कि नवनीत के पीछे मत जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। फिर अब मैं कैसे नवनीत को मार सकता हूँ? इस पर वो लाल पगड़ी वाला आदमी जवाब देने की जगह उस खटिया पर लेटे बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगा। और जब मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर अब एक भयानक मुस्कुराहट है। अभी मैं उस बूढ़े की ओर देख ही रहा था कि तभी उस लाल पगड़ी वाले ने कहा, तुमने सही कहा, पर तुम्हें ये काम अकेले नहीं करना है। इस काम में तुम्हारी मदद हमारे गुरु सुबोधन जी करेंगे। अभी उस लाल पगड़ी वाले ने इतना कहा ही था कि तभी उस खाट पर लेटे बूढ़े आदमी की आंखें एकदम से चमकने लगी। मैं तो पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से अब इन अजीब लोगों की एक अलग ही दहशत बनी हुई थी। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग असल में इंसान है भी या नहीं। तभी उस लाल पगड़ी वाले ने मेरा भरोसा जीतने के लिए एक कहानी सुनाई, जिसके अनुसार आज से लगभग 100 साल पहले ये जगह खुंडक के नाम से जानी जाती थी। और यहाँ खुंडक कबीले के लोग रहा करते थे जो तारों और ज्वालामुखी को अपना देवता मानते थे। खुंडक कबीला अच्छे से फल फूल रहा था कि तभी एक ग्रहण की रात काले आसमान से लाल दहकता हुआ एक उल्का खुंडक कबीले के जमीन पर गिरा। उस उल्का के गिरते ही पूरा खुंडक कबीला एक गहरी नींद में डूब गया। और जब कबीला अपनी नींद से जागा तो उन्होंने पाया कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। उनकी सारी जमीन बंजर हो चुकी थी और सारे मवेशी भी अब मर चुके थे। अभी कबीले वाले कुछ समझ पाते कि तभी तकरीबन 8 जने जिनके शरीर पर मिट्टी लगी थी उनके कबीले में आए और कबीले वालों पर ऐसे टूटे कि चंद जनों में ही आधा कबीला साफ कर दिया। और जो उनके हाथों से किसी तरह बच गए वो पहुंचे सुबोधन गुरुजी के पास, जो सीधे ईश्वर से बात कर सकते थे। अब सिर्फ वही इकलौते व्यक्ति थे जो कबीले वालों को इस आसमानी आफत से बचा सकते थे। जब कबीले वाले चीखते पुकारते सुबोधन गुरुजी के पास पहुंचे तो कबीले वालों ने देखा कि गुरुजी अंतर्ध्यान है, मतलब कि गुरुजी उस वक्त ईश्वर से संवाद यानी कि बात कर रहे थे। और जब गुरुजी का संवाद खत्म हुआ तो गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और कबीले वालों को बताया कि इस आफत का सामना अब हमें ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली सभी पीढ़ियों को भी करना होगा। ये वो आदमखोर प्रेत हैं जो दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में दाखिल हुए हैं, जिन्हें सिर्फ रोका जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। फिर जब कबीले वालों ने गुरुजी से पूछा कि इन आदमखोर प्रेतों को कैसे रोकेंगे तो गुरुजी ने उपाय बताते हुए कहा, मैं ईश्वर की सहायता से एक कोठरी का निर्माण करूंगा जिसके कैद से वो तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक कि हम में से कोई उन्हें आज़ाद ना कर दे। फिर इसके बाद गुरुजी अपनी शक्ति से उस कोठरी का निर्माण करने में जुट गए। समय बीतता रहा और वहीं उन आदमखोरों का आतंक अभी भी जारी रहा। साथ ही समय बीतने के साथ उनकी तादाद भी बढ़ने लगी। आए दिन कोई ना कोई कबीले वाला उन आदमखोरों के हाथ लगी जाता और ये सिलसिला अगले 90 दिनों तक चलता रहा। और फिर इसी बीच गुरुजी ने उस कोठरी का निर्माण भी कर लिया। तो उन्होंने कबीले वालों से कहा, हम में से 30 लोगों को अपनी आहुति देनी पड़ेगी ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। गुरुजी के इतना कहते ही कबीले के 30 लोग फौरन ही तैयार हो गए। और फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने कबीले के दक्षिण में एक कोठरी का निर्माण किया है और अब सिर्फ उन आदमखोरों को किसी तरह उसके भीतर लेकर जाना है। एक बार वो उस कोठरी के अंदर चले गए तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। दोस्तों ये सुनते ही वो 30 लोग समझ गए कि उन्हें क्या करना है। गुरुजी के आदेश अनुसार वो 30 जने उस कोठरी के मुहाने खड़े हो गए और उन आदमखोरों को आवाज़ देने लगे। और जैसे वो आदमखोर वहाँ पर पहुँचे तो वैसे ही वो सारे उस कोठरी के भीतर चले गए और उनके पीछे पीछे वो सारे आदमखोर भी। उन आदमखोरों के भीतर जाते ही गुरुजी ने उस कोठरी को अपनी शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसके बाद खुंडक कबीला फिर से चैन और सुकून भरा जिंदगी जीने लगा। पर कबीले में एक ऐसा भी शख्स था जो उन आदमखोरों को आज़ाद करवाना चाहता था, जो कोई और नहीं बल्कि नवनीत ही था, जो गुरुजी का चेला हुआ करता था। नवनीत ने बड़े ही सही तरीके से गुरुजी से सारी विद्या सीखी, पर इससे पहले नवनीत उस कोठरी का पूरा राज मालूम कर पाता कि गुरुजी को उसके पूरे इरादों का पता चल गया और गुरुजी ने उसे कबीले से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। पर नवनीत तब तक काफ़ी कुछ सीख चुका था और कबीले से निकल जाने के बाद वो लगातार अपनी विद्याओं में बढ़ोतरी करता रहा
आज वो उस कोठरी के अंदर आ जा सकता है और वो दिन दूर नहीं है जब वो उन आदमखोरों को भी उस कोठरी से बाहर लाने में कामयाब हो जाएगा। उस लाल पगड़ी वाले की दर्दनाक कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया और मैंने भावना में बहकर उस लाल पगड़ी वाले आदमी से बोला, बताइए मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो लाल पगड़ी वाला आदमी बोला, तुम्हें सिर्फ अपना जवान शरीर अपनी इच्छा से हमारे गुरुजी को सौंपना होगा। जैसे ही गुरुजी को नया शरीर मिलेगा वो खुद ही उस नवनीत को उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। अभी वो लाल पगड़ी वाला अपनी बात ही बता रहा था कि तभी मेरी नज़र नवनीत पर पड़ी, जो दूर एक पेड़ के पीछे से मुझे वहां से भागने का इशारा कर रहा था। नवनीत को मुझे इशारा करते देख मैं चौंक गया, पर मैंने उस लाल पगड़ी वाले को नवनीत के बारे में नहीं बताया। शायद अभी भी मेरे मन में शंका बनी हुई थी, लिहाजा मैं थोड़ी चालाकी दिखाते हुए बोला, ठीक है मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, पर मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलना है। उनसे मिलने के बाद मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। भगवान की कृपा ही थी कि वो लाल पगड़ी वाला मेरी बात में आ गया और मुझे सुबह होते ही छोड़ दिया। अभी मैं उस कबीले से बाहर निकलकर मैंने हाईवे की तरफ जा ही रहा था कि नवनीत रास्ते में टकरा गया और नवनीत मुझे देखते ही बोला, तुम उन आदमखोरों से तो अभी बच गए हो, पर ये मत सोचना कि वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे। नवनीत की बात सुनकर मैं बोला, वो आदमखोर हैं या फिर तुम? इस पर मेरी बात का जवाब देते हुए नवनीत ने कहा, उन लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सब उल्टा है। हम असली खुंडक कबीले वाले हैं और जो उस टनल में हैं वो बचे हुए खुंडकवासी हैं, जो उस इकलौते आदमखोर को मारने का जरिया ढूंढ रहे हैं, जिसका नाम उस लाल पगड़ी वाले ने तुम्हें सुबोधन बताया होगा। फिर नवनीत ने भी एक कहानी सुनाई जो कुछ कुछ वैसी ही थी जैसी उन लोगों ने मुझे सुनाई थी। फर्क बस इतना था कि उनकी कहानी में नवनीत शैतान का साथ दे रहा था, तो नवनीत के कहानी में वो ही शैतान थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं किसकी बात पर यकीन करूं। फिर जब नवनीत ने कहा, देखो भाई तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी इधर का अनजाने में भी रुक नहीं करना, और यहाँ पर जाने से पहले आज रात तुम्हें मेरे साथ उस टनल में जाना होगा, तभी तुम उन आदमखोरों से बचे रह पाओगे। नवनीत की बात सुनते ही मैं ये समझ गया कि मेरी मौत तो अब तय ही है, चाहे ये मार दे या फिर वो लाल पगड़ी वाला, दोनों हालातों में मेरा मरना पक्का ही है। पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन था, इसलिए मैं नवनीत के साथ उस टनल में जाने को राजी हो गया। और जब रात को मैं नवनीत के साथ उस टनल में डरते डरते दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सच में उस टनल के अंदर काफ़ी आम लोग हैं जो उस टनल में रह रहे थे। फिर नवनीत मुझे टनल के दूसरी तरफ ले गया, जहाँ से एक दूसरा रास्ता निकल रहा था जो टनल से बाहर निकल रहा था, और उसी रास्ते से नवनीत ने मुझे बाहर निकाल दिया और फिर मुझसे एक बार फिर कहा, यहाँ पर फिर मत आना। इसके बाद मैं अपने घर लौट आया और उस घटना का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया। फिर कई साल बाद पता चला कि वो टनल खोल दिया गया, पर जल्दी उस टनल को बंद करना पड़ा, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी उस टनल से जाती वो फिर बाहर नहीं निकलती, जिस वजह से उस टनल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये तो मुझे मालूम चल गया कि नवनीत ही असली कबीले वाला था। अच्छा हुआ मैंने उन शैतानों की बात नहीं मानी, नहीं तो शायद आज मेरा अंजाम कुछ और ही होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।